गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेपर्स आर्काइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज से हम इस वीडियो में पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक मैराथन वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानने वाला है। ठीक है, ये हमारे आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, उन पेपरों में पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट मैराथन होने वाली है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो है ना हमारा देश में एक नाम आता है एमन रॉय। एमन रॉय जिन्होंने जो है ना एक आइडिया दिया था 1934 में कि हमें अपना संविधान चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी असेंबली चाहिए। कैसी हमारी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं ना, उसका जो आइडिया दिया था ना वो अमन रॉय ने दिया था कि हमारी खुद की एक असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी बार बात करता हूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इस आइडिया को ना स्वीकार किया और आगे ना इसको जो है कैबिनेट के सामने पेश किया कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते जो है 1940 की बात करता हूँ, अगस्त ऑफर। ठीक है, 1940 में क्या होता है? अगस्त ऑफर होता है, जिसमें कि ना इस डिमांड को ना वो ब्रिटिश वाले स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें एक मतलब आज़ाद कर देंगे और तुम्हारा संविधान बना के जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 1946 नवंबर का टाइम था, नवंबर 1946 में एक एक चीज़ आती है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें जो है इस आइडिया को पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। किसमें? कैबिनेट मिशन प्लान में। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया? तो किसने दिया? एमन रॉय ने दिया। कब दिया? 1934 में। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में इस आइडिया को आगे रखा, और पहली बार जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 1940 में अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान जब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है, हम तुम्हारा संविधान बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ बात करूँ। ठीक है, पॉलिटी में अगर एक और चीज़ बात करें तो ब्रिटिश इंडिया जो है ना 200 सालों से भारत पे राज कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से बना रखे थे कि जो भारत में ना चलते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो उन्होंने टाइम टू टाइम जो है ना कुछ एक्ट पास कर रखे थे पहले से ही, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काम आ रहे थे, मतलब हमारे गवर्नेंस में काम आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसी पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। इसमें क्या हुआ जी? इसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पहले से बना रखा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में बना रखा था और पहला जो चीफ जस्टिस था वो था एलजे इम्पे। ठीक है, और इन्होंने जो है ना 1773 में स्टार्ट कर लिया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा ना उसको ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे, और पहला गवर्नर जनरल जो है ना वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। ठीक है, ये मैं वो एक्ट की बात कर रहा हूँ जो ब्रिटिश इंडिया ने पहले से चलाते आ रहे थे, क्योंकि देख ब्रिटिश इंडिया ने भी 200 साल तक, मैंने कहा ना ब्रिटिश इंडिया ने 200 सालों तक राज किया, तो उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिससे क्या है ना वो इंडिया पे राज करते थे। तो वो उन्होंने धीरे धीरे जो है ना ये एक्ट पास कर रखे थे कि कौन सी चीज़ कब होगी, कहाँ होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, तो इसमें जो है ना कंपनी की जो टेरिटरी थी ना भारत में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के तौर पे भारत में आई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में जो है ना बोलते हैं कि जो कंपनी का अधिकार है ना भारत में उसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है ना पूरा कंट्रोल जो किसको दे देते हैं? ब्रिटिश क्राउन को दे देते हैं। ठीक है, पूरा नहीं, मतलब आधा ज्यादा कंट्रोल जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल जाता है यहाँ पर इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। और इसी टाइम वो बोलते हैं कि जो है ना जो कंपनी की जो टेरिटरी है भारत में उसका नाम जो दे देते हैं वो देते हैं कि ब्रिटिश का पोसेशन हो गया, मतलब ब्रिटिश का अधिकार हो गया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 का। इसमें उन्होंने क्या प्रोविजन लाया? उन्होंने लाया कि कम से कम जो है ना ब्रिटिश सरकार को 1 लाख जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। और एक और चीज लाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ जाती है बार बार, वह है कंपनी का जो ट्रेड था ना, मोनोपोली ट्रेड था, उसको खत्म कर दिया। सिर्फ चाय को एक्सेप्ट किया कि हम तुम ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम चाय के साथ व्यापार करो, मतलब चाइना के साथ चाय का व्यापार करो, बाकी सब चीजें तुम्हारे हाथ से हम अपने हाथ में ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833 का।
इसमें क्या करते हैं, इसमें जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, इंडिया। और जो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वो बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा होगा, इसलिए उसको ना उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और कंपनी का जो ट्रेड था ना, मोनोपोली ट्रेड, वो सारा खत्म कर दिया। अब उन्होंने चाय का ट्रेड भी चाइना के साथ वो भी बंद कर दिया। और ये जो लीगल मेंबर की जो वो बनी ना, फोर्थ मेंबर जो गवर्नर जनरल था इंडिया काउंसिल का, वो था लॉर्ड मैकूले, ठीक है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें एक और चीज, इसमें 1853 में जो चार्टर एक्ट है ना, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। आज जो हम गवर्नमेंट में देखते हैं ना, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, तो उनकी शुरुआत होती है 1853 में, ठीक है। 1853 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? आईएएस का एग्जाम जो शुरुआत होती है वो होती है 1853 में, ठीक है। ओपन कंपटीशन स्टार्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट शुरुआत कर देते हैं, मतलब वो देख लो, ब्रिटिश इंडिया ने शुरुआत कर ली थी उसके, मतलब, ठीक है। कब? 1853 में शुरुआत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जब 1853 में ये सब चीजें शुरुआत हो गई ना, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। कब आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है। उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार जो है ना रूल बनाने लगी, तो ब्रिटिश सरकार जब रूल बनाने लगे, तो ब्रिटिश सरकार के जितने भी रूल थे ना, वो सिर्फ इस नाम से आने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पोस्ट को अब क्या कर दिया, वायसराय बना दिया, ठीक है। और एक और पोस्ट बना दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये कहाँ बैठता था? ये ब्रिटेन में बैठता था। कहाँ बैठता था? ये ब्रिटेन में बैठता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और इंडिया का जो ट्रेड, जो इंडिया जो है ना कंपनी से हटा के ब्रिटिश इंडिया के अधीन ला दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। वायसराय वायसराय गिवन पावर्स टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ठीक है। वायसराय को पहली बार ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दे दी गई। कब दिया? 1861 में। और डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई इस टाइम से, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 का। इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन राइट टू डिबेट, ठीक है। उनको अब संविधान, उनको जो है ना असेंबली में डिबेट करने का अधिकार दे दिया, और वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बजट से रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वो दे सकते हैं। और अभी भी देखो, अभी भी वोट का और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसमें ना कोई राइट नहीं दे रखा उनको, किसको? इंडिया वालों को, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 को, उसको हम एक और नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही बोलते हैं। ये एक काम करता है, ये क्या करता है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन करता है मुस्लिम के लिए, ठीक है। मुस्लिम के लिए एक एक अलग वोट बैंक बना देता है, मतलब कि मुस्लिम का जो वोट है ना वो अलग से काउंट होगा, और हिंदू का जो वोट बैंक है ना वो अलग काउंट होगा, ठीक है। और इसको जो जिसने ये शुरुआत की थी ना, मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो को ही तब से एक और नाम देते हैं, उसका नाम है फादर ऑफ कम्युनल राइट्स, ठीक है। इसको नाम देते हैं फादर ऑफ कम्युनल राइट्स, कम्युनल इलेक्ट्रोड, मतलब राइट्स नहीं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड, ठीक है। किसको देते हैं? लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। लॉर्ड मिंटो कौन था? वायसराय था भारत का। और मोर्ले कौन था? मोर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत का। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का। इसको एक और नाम से जानता है, वही मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? मॉन्टेगो कौन था? सेक्रेटरी था। ये वायसराय था भारत में, ठीक है। ये बाई कैमरल की सेंटर में बाई कैमरल के शुरुआत करता है। और ये डायरकी को ना शुरुआत करता है प्रोविंस में, ठीक है। प्रोविंस मतलब जो हम आज के स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो उस टाइम प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और दो सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेता है, रिजर्व पार्ट में और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। रिजर्व और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, दो ऐसे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेता है। उसके बाद फाइनल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इनमें जो है हमारा जितना भी संविधान है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है, ठीक है। तो ये 1935 में देखो क्या करते हैं, जो ड्यूअल रूल था ना पहले जो उन्होंने डायर की लाया था प्रोविंस में, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। एंड ऑफ डायर की रूल। एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंट्रल में एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। ऐसी एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने का अनुमान ये लाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ड्यूअल रूल सेंटर में जो है ना दूसरी बिगिनिंग ऑफ ड्यूअल रूल शुरू कर देता है सेंटर में, ठीक है। और सेंट्रल बैंक की शुरुआत कर देता है, फेडरल कोर्ट की शुरुआत करता है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पहले बनाया था, ठीक है। और बर्मा को ना भारत से अलग कर देते हैं, ये देख लो। बर्मा जो आज का क्या है, म्यांमार है, ठीक है। आज का जो म्यांमार है ना उसका नाम पहले बर्मा था, वो भारत में था, लेकिन 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से बर्मा को अलग कर दिया। 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930 में, ठीक है।
और एक नया प्रोविंस बना लेता है सिंध और उड़ीसा का। सिंध और उड़ीसा एक नया प्रोविंस बना लेते हैं। प्रोविंस मतलब उस टाइम सेंट्रल जो थे ना, सेंट्रल में जो आज जो स्टेट है ना, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, ऐसी जो उस टाइम जो स्टेट थे उनको ना, उनको उनका जो नाम था वो प्रोविंस था, ठीक है, प्रोविंस, प्रांत जिन्हें बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने दो नए प्रांत बना दिया, सिंध और उड़ीसा, ठीक है। तो संविधान बनाने में जो है ना, जिन जिन कमेटियों का, कुछ कुछ कमेटियां थी जिन कमेटियां ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे संविधान को बनाया था, ठीक है। तो उनमें से एक और इम्पोर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। कब बनते हैं? 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष कौन था, चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन था ये? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था, ठीक है। ऐसी यूनियन यूनियन पावर कमेटी या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, इसका हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। ये पेपर में पूछना है कई बार। उसके बाद बात करते हैं कमेटी ऑन रूल्स और प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। इन दोनों का हेड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन है? स्टीयरिंग कमेटी का और कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। इन दोनों का हेड कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लाइफ, ठीक है। उसका हेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें एक और चीज कमेटी है, पता है, कभी कभी जो है ना, इसका नाम स्टीयरिंग कमेटी का हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं बोलते, कभी कभी इसका स्टीयरिंग कमेटी का हेड का नाम आता है के एम मुंशी का, ठीक है। किसका आता है? के एम मुंशी जी का, ठीक है। कभी कभी किसी किसी पेपर में आता है, मतलब ये कहीं कहीं पूछते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी का हेड, कहीं कोई बोलता है स्टीयरिंग कमेटी का हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, कोई बोलता है स्टीयरिंग कमेटी का हेड के एम मुंशी था। लेकिन बेसिकली जो है ना, के एम मुंशी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का एक मेंबर था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे मैं बता दूं, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। वो कौन कौन से थे मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान से सुनना कौन कौन से थे। भीमराव अम्बेडकर था जो उनके हेड थे। उसके बाद एन गोपालेश्वर अयंगर था, गोपाल अयंगर था, ठीक है। एक और था कृष्णा स्वयं अय्यर, ठीक है। एक हमारे के एम मुंशी हो गया, तीसरे, ठीक है। चौथे एक था सैयद मोहम्मद सद्दुल्ला, ठीक है। एक था बी एल मिट्टर, ठीक है, जिसको रिप्लेस कर दिया माधव राव ने बाद में, क्योंकि मिट्टर जी की ना हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है। और सातवां था डीपी खेतान जो कि 1948 में मर जाता है, और उसको रिप्लेस करता है टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये सात थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इसका हेड जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन सा नहीं था, तो ठीक है, वो याद कर लेना, कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज कर लो और ये देख लो कि कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है ना, वो कहाँ कहाँ से लिया गया, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या संविधान में क्या क्या लिया गया, सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे मैं पहले बात करता हूँ ब्रिटेन में, ठीक है। हमने ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से ले रखी है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ही हमें चला रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर राज था, तो ज़्यादातर हमने चीज़ें ब्रिटेन से ले रखी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो था, मतलब आज जो हमने पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे ना, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में ये 3 चीज़ें आते हैं। कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 चीज़ें पार्लियामेंट में आती है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हमने कहाँ से ले रखा? ब्रिटेन से ले रखा, ठीक है। हमने कहाँ से ले रखा? इसको ब्रिटेन से ले रखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले रखा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हो गया एक चीज, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, सिंगल सिटीजन, ठीक है। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में ड्यूअल सिटीजनशिप है, भारत में जो है ना सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। एक ही सिटीजनशिप है हमारी, मतलब भारत की, ऐसे नहीं कि हमारा स्टेट के भी अलग सिटीजनशिप है। अमेरिका में ऐसे होता है, ठीक है। अमेरिका में जैसे कोई एक शहर है ना टेक्सास, तो उसके पास टेक्सास की राजनीति, टेक्सास का सिटीजनशिप भी है और अमेरिका का सिटीजनशिप भी है, ठीक है। उसमें डबल डबल कैबिनेट सिस्टम, जैसे हम आज कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट मीटिंग होती है ना, कैबिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो वो हमने ब्रिटेन से ले रखा, ठीक है। ऐसी एक और चीज़ की बात करता हूँ, जैसे रिट हो गई, प्रोग्रेटिव रिट हो गई, ठीक है। बाई कैमरलिज्म हो गया, जैसे लोकसभा और विधानसभा, जैसे यूपी में लोकसभा भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में सिर्फ क्या है? सिर्फ लोकसभा है, ठीक है। जो ये बाई कैमरलिज्म है ना, ये भी हमने ब्रिटेन से ले रखा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में से जो हमारे 72 पोस्ट आते हैं, क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना, मतलब जुडिशरी के हाथ को इंडिपेंडेंट रखना, वो हमने अमेरिका से ले रखा। और जैसे जजों का रिमूवल हो गया, ठीक है, मैं रिमूवल हो गया जजों का, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट में हो गया, जज को कैसे रिमूव करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते हैं, वो हमने कहाँ से ले रखा? अमेरिका से ले रखा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ, तो कनाडा के जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा था ना, वो था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कनाडा से क्या ले रखा? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद मैं एक और चीज बात करूं तो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना गवर्नर को अपॉइंट करता है, वो हमने यहीं से ले रखा। क्या से ले रखा? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। सेंटर जो है ना गवर्नर को अपॉइंट करता है हर एक स्टेट में, तो मतलब अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना, तो वो हमने कनाडा से ले रखा।
और रेजिडियरी पावर ऑफ सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम आयरलैंड की बात करते हैं, टू डीपीएस पे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएस पे हमने कहाँ से ले रखा, आयरलैंड से ले रखा। राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करना है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमने यूनाइटेड स्टेट से ले रखा, लेकिन उसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो हमने आयरलैंड से ले रखा है, ठीक है। जर्मनी से हमने ले रखा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी के टाइम पे भी हम जो है ना फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 19 और 21, ठीक है। ठीक है, ये दो आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है, दो ही फंडामेंटल आर्टिकल 19 और 21 जो जिनको हम ना सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब आर्टिकल को है जो है हम उस टाइम सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये दोनों आर्टिकल 2021 है या फिर 19 और 21 है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पर होगा यार ये बुक्स में कि ये दोनों आर्टिकल उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। वेट अ मिनट गाइज, थोड़ा सी टाइम लगेगा, ठीक है। कहाँ है यार ये, ठीक है। गलत चीज़ पढ़ाने से बढ़िया है कि किताब में वेरीफाई कर लो भाई कि कौन कौन से हैं, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है इसका भी। ठीक है, गलत बताने से तो बढ़िया है, ठीक है, कि हम जो है ना इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो ठीक है, मैंने बताया था ना कि सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 और 21 जो है ना, सारे फंडामेंटल राइट्स को हम इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को जो है ना इमरजेंसी के टाइम पे हम इसको ना वो सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल जो है फिर भी रहते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, सोवियत यूनियन नहीं है ये है, ठीक है, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये गलत लिखा रखा है यहाँ पर, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिया है अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अमेंडमेंट करते हैं ना, इतने सारे अमेंडमेंट कर लिए हमने आज तक, कम से कम 116 अमेंडमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हमने कहाँ से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से ले रखा है। राज्यसभा में, राज्यसभा जो मेंबर होता है उनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ले रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस में रिपब्लिक, देख 3 वर्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, प्रेम्बल में हमने 3 वर्ड को जोड़ा है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी को, और रिपब्लिक, ठीक है। ये सबको हमने कहाँ से ले रखा है, फ्रांस से ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया से आजकल जो लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, ठीक है। कॉन्करेंट, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, मतलब यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो कंकरेंट लिस्ट है ना वो हमने कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है, ठीक है। यही साउथ अफ्रीका से दोबारा लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कनाडा से क्या क्या ले रखा है, ठीक है। कनाडा से ले रखा है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टेट्स के मुकाबले, ठीक है। हमारे पास इतने सारे आर्टिकल है जो फेवर करते हैं सेंटर को, ठीक है, कि सेंटर जो है ना अमेंड कर सकता है कोई भी आर्टिकल को, स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना डायरेक्ट कर सकता है। तो ये हमने कहाँ से ले रखा है, कनाडा से ले रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट बनाना है और स्टेट गवर्नमेंट को हल्का सा कमजोर रखना है, ठीक है। ये सब वही है। और एक और चीज़ है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ठीक है, बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमने कहाँ से ले, कनाडा से ले लिया, ठीक है। रशिया की बात करो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया आर्टिकल 51 पे जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है गया। और प्रेमल में हमने 3 और चीज जोड़ रखी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सब हमने रशिया से ले रखे, ठीक है। जापान की बात करो तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, सब कुछ कानून के तहत होगा, ये हमने जापान से ले रखा, ठीक है। तो ये हमने सारे सोर्स की बात कर ली गाइस, कि कौन कौन सा सोर्स हमने कहाँ से ले रखा है। ये एक बार आप गो थ्रू कर लो इससे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये पॉज कर लो, देख लो कौन कौन से हमने कहाँ से ले रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, ये 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे इसमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या क्या है, यूनियन और टेरिटरी, उसकी टेरिटरी, कितने आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में क्या क्या आता है, सिटीजनशिप, और आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। उसके बाद 4th में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम एक और शॉर्ट नाम लेते हैं DPSP, ठीक है।
उसके बाद 4A जो हमने बाद में ऐड किया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, ये अभी बताया ऊपर, रशिया से लिया गया, ठीक है। उसके बाद 5वें में आता है यूनियन, 6ठे में आ गया स्टेट, 7वें में आ गया स्टेट और उनके शेड्यूल्स आ गया जो आर्टिकल 238 में है, ठीक है। 8वें में आ गया यूनियन टेरिटरीज, 9 में आ गया पंचायत, 10वें में आ गया म्यूनिसिपैलिटी, 9th में पंचायत आ गया और 9th का ए में ये बाद में ऐड कर रखा है म्यूनिसिपैलिटी आ गया, ठीक है। उसके बाद 9th के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, 11 में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। हर एक चीज को देखने की जरूरत नहीं, मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले पहले 10 तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, पहले 10 तो इंपॉर्टेंट है, इन सबको एक बार देख लो कैसे कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है 11वां याद कर लो, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, ठीक है। ट्रेड से याद कर लो, 13 ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 15 याद कर लो, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है। उसके बाद 17 याद कर लो, लैंग्वेज, किसमें कौन से शेड्यूल में है ये लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद हम शेड्यूल भी देखेंगे, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन याद कर लो, 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। और इतने सारे अमेंडमेंट करते हैं उसको भी याद कर लो 20 पे, ठीक है। पार्ट 20 पे हमारे पास क्या है, अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और ये सब चीजें तो बकवासी है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो शेड्यूल है उसमें बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। शेड्यूल लगभग सारे देख लो, ठीक है, क्यों ज्यादा शेड्यूल तो है नहीं, केवल 12 ही शेड्यूल है, ठीक है। 12 शेड्यूल बहुत ही आसानी से याद होता है, ठीक है। पहला कौन सा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। मैं दूसरे की बात करूँ तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जितने भी उनमें ऑफिसर होंगे ना, ऑफिसर मतलब जैसे जितने भी लोग होंगे, मतलब एमएलए हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, उन सबके सैलरी, उन सबके भत्ते हो गए, ठीक है। कहाँ कहाँ के, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया, लोकसभा हो गया, लोकसभा के मेंबर हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है। स्टेट में चेयरमैन हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में, उसमें ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जज होंगे, जज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हो गया, ठीक है। सीएजी हो गया, ठीक है। इन सबके सैलरी, इन सबके बारे में, ठीक है। इसमें किस में आता है, सेकंड शेड्यूल में आता है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पहले में आ गया स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। दूसरा बोलता है उन सबके सैलरी और उनके भत्ते के बारे में। तीसरा बोलता है उन सबके अफर्मेशन, मतलब शपथ ग्रहण जो लेते हैं ना, वो किस में लेते हैं, शेड्यूल 3 में लेते हैं। चौथा में बोलते हैं कि राज्यसभा की सीटों के बारे में, यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में राज्यसभा की सीटें कैसी होगी, ठीक है। पांचवा बोलता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूल्स के रेगुलेशन के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। और मैं छठे की बात करूं तो ट्राइबल एरिया, जैसे कि असम में हो गया, मेघालय में हो गया, त्रिपुरा में हो गया, मिजोरम में हो गया, ठीक है। 7th में पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट, जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। याद रखना 7th वाला इंपॉर्टेंट है, 5th वाला इंपॉर्टेंट है, 4th वाला इंपॉर्टेंट है। ये पहले 5 तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 7वां वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार आते हैं लगाने के लिए पेपर में कि लगाओ कौन कौन से, मतलब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है बार बार। 8वां मैंने पूछा आर्टिकल्स, अभी बताया मैंने तो मैं 8वां, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 9 में आ गया वैलिडेशन और रेगुलेशन हो गया। 10वें में डिफॉर्मेशन आ गया, डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन, डिफॉर्मेशन जैसे बोलते हैं, ठीक है। 11वें में क्या आ गया, पंचायत आ गया, और 12वें में हमारे म्यूनिसिपालिटी आ गया। तो ये 9 में है और ये 9A में है, ठीक है। कौन से पार्ट में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के, ठीक है। कंप्लीट पॉलिटी डिस्कस ऐसी होगी भाई, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला आर्टिकल, नाम और टेरिटरी, दैट इज भारत। जो आजकल पूछ रहे हैं ना कि भारत और इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत, यही पहले आर्टिकल में लिखा गया, ठीक है। दूसरे में आ गया एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो नया स्टेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तीसरे में उस स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में, कितनी बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। फिर 5वें सिटीजनशिप इन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 12वां डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। 14 से लेकर 32 तक क्या जाएंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स आ गए ना, ठीक है। 15वां प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ठीक है। 16वां इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, मतलब कोई भी पेपर, मतलब हमें पब्लिक अपॉर्चुनिटी चाहिए, मतलब कोई भी एग्जाम होता है ना गवर्नमेंट में, उस समय हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। 17वां बोलता है जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत के बारे में। 18वां बोलता है कि टाइटल, जैसे कोई टाइटल लगा देना कि मैं
ये श्री श्री श्रीमान हो, मतलब जैसे नहीं बोलते महाराजा महाराजा धीराज हूं मैं, मतलब ये सब टाइटल को जो है ना खत्म कर दिया आर्टिकल 18 में। ठीक है, 19 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, और 20वां मैंने क्या बताया, आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, दो आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, किसमें, नेशनल इमरजेंसी के केस में। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं वो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, 21 और ए की बात करते हो तो राइट टू फ्रीली एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके अंडर है, ये डीपीएसपी के अंडर है। ठीक है, डीपीएसपी के अंडर है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तभी जो है ना, पहले छोटे छोटे बच्चों की सरकारी स्कूल में फीस नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे ही एक बार देख लो सारे सारे आर्टिकल में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूं, आर्टिकल 32 पोतर पूछते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से बोलते हैं इस आर्टिकल को। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, ये डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ठीक है, 45 हो गया चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। ठीक है, मैं 50 की बात करता हूँ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 48 ए की बात करता हूँ तो ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रति है। ठीक है, 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और 51 ए कौन सा आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स हैं गाइज, एक बार इनको देख लो। ठीक है, मैं अगर और कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आर्टिकल 61 हो गया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ठीक है, आर्टिकल 63 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है, ग्रांट पार्डन, क्षमा याचना देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद मैं आर्टिकल 76 की बात कर दूँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ 108 ज्वाइंट सेटिंग। कौन बुलाता है इसको, प्रेसिडेंट बुलाता है इसको। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ही केवल ऐसी पावर है जो ज्वाइंट सेटिंग करवा सकता है। ठीक है, और मैं आर्टिकल 110 की बात करूँ, मनी बिल हो गया। ठीक है, 112 एनुअल बजट हो गया हमारा। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल बजट जिसे बोलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनेंस हो गया, आर्टिकल 123। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 148 की बात करता हूँ, कम सीएजी के बारे में है। ये कौन है, सीएजी के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 153 बोलता है गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट का ही गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, और ये भी याद रख लो, गवर्नर भी जो है ना क्षमा याचना दे सकता है, ग्रांट पार्डन 161 आर्टिकल के तहत। ठीक है, उसके बाद करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165। जैसे हमने 76 देखा था ना, एजीआई एडवोकेट, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है 165। ठीक है, इसमें 148 याद कर लो, कंप्यूटर जनरल 165 याद कर लो, 161 याद कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ हाई कोर्ट की बात करता हूँ 214। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पंचायत के आर्टिकल आ गया। 243 ग्राम सभा होनी चाहिए। 243 ग्राम सभा कैसे होती है, रिजर्वेशन सीट का। आई में आ गया उसका फाइनेंशियल रिलेटेड। के में आ गया स्टेट के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन। ठीक है, क्यू में आ गया म्यूनिसिपैलिटी के रिलेटेड। ये सब आर्टिकल्स हैं। उसके बाद 280 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, यहाँ से हमारे ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। ठीक है, सीजीआई जिसे बोलते हैं, सीजीआई हो गया, सीएजी कैग हो गया, एजीआई हो गया, ये सब जो भी सैलरी ड्रॉन करते हैं ना, वो सैलरी लेते हैं अपने कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये सब और आर्टिकल हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 312 इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, 315 यूपीएससी के बारे में, 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 338 का ए और 338 का बी। ठीक है, पहले कास्ट के बारे में, फिर ट्राइब्स के बारे में और ओबीसी के बारे में। ठीक है, ये ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है। कौन सा,
338 का ए, 38 का बी, ठीक है। 343 लैंग्वेज के बारे में, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये तीनों इमरजेंसी भी याद कर लो। और एक और आर्टिकल है 368, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट जो है ना किसी भी संविधान के किसी भी कानून को अमेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है, मतलब उसको बदल सकता है। ये 368 का आर्टिकल है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कौन कौन सा स्टेट कब बना, ठीक है। सबसे पहला जो बनता है वो आंध्र प्रदेश है, 1953 में बन गया था, ठीक है। उसके बाद 1956 में फैजल अली कमेटी आती है जो 14 स्टेट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग है, हमारा उत्तराखंड इसमें ये रहा 9 नवंबर 2000 को, और आज ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब ये 25 साल का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स मैंने तुम्हें बताया कौन से आर्टिकल से हैं, 12 से लेकर 34 तक, और किस में आता है? पार्ट 3 में आता है, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ राइट टू इक्वलिटी के, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। 14 से 18 के बीच में आता है राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22, एक्सेप्ट 20 और 21 जिसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 के बीच में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 से लेकर 30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35, ठीक है। तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। ये पांचों बहुत बार पूछते हैं कि किसके अंडर कौन सा आर्टिकल आता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल किसके अंदर आता है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल और कल्चरल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। उसके बाद करते हैं प्रेसिडेंट। एक बार पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लो, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पहले सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कैसे होता है, बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। उसमें इसमें एक फिक्स पैटर्न है, हमने कहां से ले रखा है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहां से ले रखा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से, ठीक है। आर्टिकल 54 और 55 बोलता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 बोलता है प्रेसिडेंट होना चाहिए, और 53 बोलता है उसकी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पावर के बारे में, ठीक है। 52 बोलता है आर्टिकल इलेक्शन कौन सा बोलता है, 54 एंड 55, ठीक है। अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से लोग ये याद रख लो, निर्वाचन मंडल, ठीक है। इसको निर्वाचन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना हाउसेस के, दोनों हाउस के, राज्यसभा और लोकसभा, कौन जो इलेक्टेड है, याद रखना इलेक्टेड मेंबर वो उसके वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, याद रखना काउंसिल नहीं है, नहीं काउंसिल नहीं है, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के, यही लोग सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम में अगर बात करूं तो मिनिमम 50 इलेक्टोरेट और 50 करस्पॉन्डेंट, ये दोनों चाहिए होते हैं, मतलब 50 इलेक्टोर्स चाहिए होते हैं, इलेक्टोर्स, और 50 प्रपोजर जिसे बोलते हैं, प्रपोजर, ठीक है। ये होने चाहिए मिनिमम, मतलब तभी कोई प्रेसिडेंट बनने लायक होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी ओथ की बात करूं, शपथ ग्रहण कौन दिलाता है इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजीआई। अगर वो अब्सेंस है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जो भी चीफ जज होगा वो, ठीक, वो इसको शपथ दिलाएगा, किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट अपना शपथ रिजाइनेशन किसको देगा, तो ये दे देता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। कितने साल के लिए होते हैं प्रेसिडेंट, याद रखना 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। और ये किसके अंडर के आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 56 के अंडर आता है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो इसकी एलिजिबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 58 के अंदर, ठीक है। सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, 35 साल पूरा होना चाहिए, और एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने लायक, ठीक है।
और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इम्पीचमेंट द्वारा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट के बारे में हो गया, ठीक है। ये ओथ के बारे में, शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी कौन से और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कितने साल के लिए होता है, कौन से आर्टिकल का आता है, और अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, और इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट के बारे में हो गई डिटेल में। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है ना वो कौन सा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 1950 से लेकर 1957 तक। ये 2 बार रहे हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव 2 बार रहे हैं, और ये एकमात्र प्रेसिडेंट है। ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ही हेल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। एकमात्र प्रेसिडेंट जो 2 बार बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फेमस फिलोसफर थे, राइटर भी थे, ठीक है। और ये वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व कर सकते हैं, मतलब इंडिया को 1952 से लेकर 1952, जब 1952 से लेकर 1962, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बात में करता हूँ तो ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए रहता है, सबसे कम समय के लिए रहते हैं, ठीक है। और ये एकमात्र प्रेसिडेंट है जो ऑफिस में मर गए थे बेचारे। पद्म विभूषण से नवाजा गया 1954 में, और इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। और ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहला मुस्लिम जो प्रेसिडेंट बने हैं भारत के, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं, ये रही डॉक्टर वराहगिरी वेंकटा गिरी। उसके बाद आता है फखरुद्दीन अली अहमद, इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, 1974 में, 77 जब इमरजेंसी लगा देते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट है, सेकंड जो अपने कार्यकाल में मर जाता है बेचारा। पहला कौन था, जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद आता है छठवा श्री नीलम रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी थे उस टाइम, ठीक है। ये रहा अनअपोज्ड, पहला अनअपोज्ड था ये, ठीक है। फिर बात करें ज्ञानी जैल सिंह, पंजाब का सीएम रह चुका था, फिर ये प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। 15वीं प्रेसिडेंट हमारी ये है अभी, प्रणब मुखर्जी रहे उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है, ठीक है। तो ये दूसरी महिला है, ठीक है। कौन सी है, दूसरी महिला है, ये अभी तक प्रेसिडेंट है 2022 से लेकर अभी तक, ठीक है। एक फिर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। इलेक्शन कैसे होता है, मैंने बोला था ना, ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसपोर्ट बॉडी, ये उसके वोटिंग का प्रोसीजर है, कैसे होता है, मतलब याद रखना ये नॉमिनेटेड मेंबर इसमें ऐड है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। 5 साल का टेन्योर होता है, और एलिजिबिलिटी वही भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, ठीक है, इसलिए। और जो ये सैलरी लेते हैं वो एज अ चेयरमैन, एज अ राज्यसभा का चेयरमैन के तौर पे ही सैलरी लेते हैं, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना इसको। ये रहे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इन्होंने अभी अपडेट नहीं कर रखा, श्री जगदीप धनखड़। ठीक है गाइस, थोड़ा मेरे को एक फ़ोन आ गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल था, मैंने वो उठाया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो ठीक है, पहला पहला वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, 1952 से लेकर 1962 तक, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहते हैं 62 से लेकर 68 तक, और ये एकमात्र प्रेसिडेंट है जो अपने ऑफिस में मर गए थे, ठीक है। बीवी गिरी है, गोपाल स्वरूप पटनायक है, बी डी जत्ती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो ये अभी ये लास्ट जो है ना, ये लास्ट जो है ये जगदीप धनखड़ नहीं है, ये हमारे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सीपी राधा कृष्णन। कौन है, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने, इन्होंने कब ली थी ओथ, इन्होंने ली थी 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर 2025 को, 12 सितंबर 2025 को ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, जो पार्लियामेंट में होते हैं, ठीक है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन सा आता है देखो, लोकसभा में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं। कौन कौन सा होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है और डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। इनका जो चीफ और हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है लोकसभा में और हम इनको रिमूव कर सकते हैं। जो साइज होता है देखो, नॉट मोर देन 15%, ठीक है। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, ठीक है। और ये जो 15% है ना, ये किस किस आर्टिकल में लाया है, ये लाया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ फिर, है ना। ठीक है, तो ये 2003 में आता है, ठीक है। 2003, मेरे को ईयर कंफर्म नहीं था कि 2001 है या फिर 2003 है, ठीक है। तो 2003 में आता है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट में ये 12 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट लेस देन 12 और 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता और 12 जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, यदि 12 होना चाहिए, मिनिमम 12 होना चाहिए, या फिर टोटल मैक्सिमम जो है 15% होना चाहिए किसी भी टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है। जैसे कि हमने उत्तराखंड में देखते हैं कि ये कितना है, 12 है, ठीक है। 12 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। ये रही प्राइम मिनिस्टर। पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेकर 1964 तक। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, अब तो खैर ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, मोदी जी इसको तोड़ने वाले, ठीक है। ये 16 साल तक रह चुके हैं पहले, ठीक है। उसके बाद करते हैं, ये रहे गुलजारी लाल नंदी, ठीक है। फर्स्ट ऑफिसिनेटिंग प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। फिर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जिनको ताशकंद में मार दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया है इंडिया पाकिस्तान वार में 1965 में, ठीक है। फिर ये रहा गुलजारी लाल नंदा, दोबारा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, बनती है 1966 से लेकर 1970 तक। इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, ठीक है। ये रहा मोरारजी देसाई, जो रिजाइन करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अपने एज की वजह से ओल्डेस्ट एज में और रिजाइन करते हैं प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, ठीक है। चौधरी चरण सिंह बनते हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, ठीक है। राजीव गांधी की बात करूँ तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, 40 साल के रहते हैं उस टाइम, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेकेंड टाइम, दूसरी बार जो बनती है इंदिरा गांधी, ठीक है। ये पहली वुमेन है। उसके बाद ऐसे से देखें तो हमारे अभी मोदी जी हैं तीसरे कंजुगेटिव टर्म में। फिर बात करते हैं अटर्नी जनरल की, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में आता है अटर्नी जनरल, ठीक है। क्या करता है, ये हाईएस्ट लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी केस चलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में क्या मतलब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कोर्ट केस चलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में ही चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ जो इनकी पैरवी करता है ना, वो करता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे में अगर स्टेट की बात करूँ ना, तो स्टेट में उनकी पैरवी करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, एजीओएस, ठीक है। इसको बोलते हैं एजीएस, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये एजीआई होता है ना जैसे, तो ये एजीएस होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट की पैरवी करता है हाई कोर्ट में, ठीक है। मैं इसकी टेन्योर की बात करता हूँ तो ये तब तक प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहिए तब तक के लिए ये अपने ऑफिस में रह सकता है, मतलब, ठीक है। उसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। इसके राइट्स जो होते हैं वो क्या करता है, सारे कोर्ट्स में, मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सारे कोर्ट्स में, किसी भी कोर्ट में इनकी सुनवाई कर सकता है, मतलब यार, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करता है पार्लियामेंट की मीटिंग्स को, पर ये वोट नहीं दे सकता, मतलब याद रखना। एजीआई और सीएजी दो ऐसे बंदे हैं जो ना पार्लियामेंट की संसद को जो है ना, मतलब सुन सकते हैं, लेकिन उनको ना वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ये पर्सन जो है ना, कौन बनता है, एजीआई जो एज अ जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, उसको जो है ना, उसको जो है प्रेसिडेंट जो है एजे बना सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है। मैं बात करता हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, ठीक है। सीएजी ये रहा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ इंडियन पर्स, भारत के पर्स का गार्जियन बोलते हैं, ठीक है, गार्जियन ऑफ इंडियन पर्स, ठीक है। कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, वही
6 साल के लिए या फिर 65 साल, इन दोनों में से जो ही पहले आ गया। अगर किसी कोई कंप्यूटर ऑडिटर बन रखा है, 148 जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल है और 151 स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और 151, अबे नहीं मतलब गलत बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों 148 से लेकर 151 मतलब, तो ये सीएजी के आर्टिकल है। मतलब किसी में उसके फंक्शन के बारे में होगा, किसी में उसके अपॉइंटमेंट के बारे में होगा, किसी में उसके टेन्योर के बारे में होगा, ठीक है। सबमिट रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, कौन, सीएजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सीएजी का काम क्या होता है, ऑडिट करता है अकाउंट्स को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करने का काम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट को। मैंने बताया था पार्लियामेंट में ना 3 चीज़ें आती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। या अगर मैं बोलूँ ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट में आता है, नहीं, वो दोनों पार्लियामेंट में नहीं आते, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन आता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। हालांकि लोकसभा के अंदर जो है कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कैबिनेट के लोग होते हैं, मतलब पर वो ऑफिशियली तौर पर इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, राज्यसभा का फॉर्म, पहली बार जो राज्यसभा फॉर्म किया था, आर्टिकल 80 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 80 है। कब बना था, 3 अप्रैल 1952 को। पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 में ही, 3 अप्रैल 1952 को मिला था, बना था। और पहली मीटिंग होती है 13 मई 1952 को, ठीक है। अपर हाउस बोलते हैं इसको, परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं फिक्स, ठीक है। और अभी कितने हैं करंटली, 245 है, जिसमें 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है, ठीक है। 30 साल बनने की उम्र है, 6 साल तक चल सकते हैं। और इसका जो वाइस चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और इन हर साल जो है ना, हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर हो इसके रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये भंग नहीं हो सकता, ठीक है। जो पहला वाइस प्रेसिडेंट था हमने बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि चेयरमैन था राज्यसभा का, ठीक है। फिर बात करते हैं लोकसभा की। आर्टिकल 81, लोअर हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस होता है, मतलब इसको हम भंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सरकार चलेगी, सरकार अगर गिर गई तो लोकसभा भी भंग हो जाएगा, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 550, 530 स्टेट्स हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अभी कितनी स्टेट है, 543। 25 साल मिनिमम एज बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। इसका टेन्योर कितना होता है, 6 साल के लिए, ठीक है। पहला सीजन हुआ था 13 मई 1952 को, जब राज्यसभा का हुआ था। पहला लोकसभा स्पीकर था गणेश वासुदेव महाबलंकर। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, ठीक है। मैं बात करता हूँ फाइनेंस कमेटी की, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमेटी किसमें है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में ना बहुत सारी कमेटियां फॉर्म होती है, लेकिन 3 फाइनेंस कमेटी जो फॉर्म करते हैं ना, एक होता है एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी ये एस्टिमेट करने का काम करते हैं, किसके, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट के खर्चों का वो विवरण देता है, मतलब। तो ये इसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने तुम्हें एक करंट अफेयर में बताया था, ये पब्लिक अकाउंट में 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। टोटल कितने मेंबर होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। अगर मैं पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करूं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, अकाउंट को ऑडिट करती है। किसको करती है, अकाउंट को ऑडिट करती है, ठीक है। जो सीएजी जो रिपोर्ट सबमिट करता है ना पार्लियामेंट में, उसके अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब कि ये सीएजी जो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और फिर ये पार्लियामेंट में इसको पेश करते हैं। फिर बात करते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, वही लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है। फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पार्लियामेंट में आता है ना, सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124, ठीक है। इसको कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट। इसको जज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में हम पास करा ले 2/3 मेजोरिटी से, और इम्पीचमेंट ला दे, मतलब, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं ना, तो वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कब बना था सुप्रीम कोर्ट, 26 जनवरी 1950 को, याद रखना 26 जनवरी 1950 को। कितने जज हैं, 34 जज हैं, 33 जजेस हैं और एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है हमारे हमारे अभी, डॉक्टर गवई हमारे चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। रिटायरमेंट की एज वही 65 साल, ठीक है। ज़्यादातर की 65 साल ही होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसके रिकमेंडेशन पे, कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। कॉलेजियम में कौन कौन होता है, एक चीफ जस्टिस होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है। याद रख लेना, कॉलेजियम जो बनता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। एक उसमें सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, और 4 सीनियर जज होते हैं वो, उस और प्रेसिडेंट,
इनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ठीक है। नहीं, जजेस को अपॉइंट करता है, मतलब गलत बोल रहा है, चीफ जस्टिस को तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस जो 33 जजेस और है ना, इसको अपॉइंट करना है अगर, तो इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए कैसे करता है, एक प्रेसिडेंट होता है किसके रिकमेंडेशन पे, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस के सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। एलिजिबिलिटी, भारत का सिटीजन होना चाहिए, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, कम से कम 5 साल का जिसका हाई कोर्ट होना चाहिए, और 10 साल के लिए उसने वकालत की होनी चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, और 5 साल के लिए जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। ये मतलब एक सज्जन इंसान होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़रों में, ये बोल रहा है, मतलब शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सभी होते होंगे, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। पहला जो था हरिलाल जे कानिया जी, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951, बहुत ही कम समय के लिए बनता है, ठीक है। मैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है जस्टिस हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये एकमात्र चीफ जस्टिस है जो प्रेसिडेंट भी बनता है, ठीक है। कौन बनता है, प्रेसिडेंट भी बनता है, ठीक है। कैसे, प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो जाती है, फिर उसके बाद इसको बना देते हैं चीफ जस्टिस को, ठीक है। और ये 2 बार बनता है भाई, 2 बार बनता है, ये कहाँ है, ये हिदायतुल्लाह, और दूसरी बार भी बनता है ये नहीं, दूसरी बार ही बनता है, मतलब ये चीफ जस्टिस ना, तो नहीं, यदि एकमात्र चीफ जस्टिस है जो प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। हाँ, अभी का मैंने तुम्हें बता दिया, अभी जो प्रेसिडेंट में चीफ जस्टिस है वो कौन है, दोबारा आएगा इसका नाम, 2 बार आता है साला। ठीक है, नाम पढ़ लो पॉज करके, ठीक है, कौन कौन से चीफ जस्टिस कब कब रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस BR गवई जी हैं, 14 मई 1925 को बने थे, अभी तक हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे, डॉक्टर संजीव खन्ना, और GY गबी कौन कौन से हैं, 52वें नंबर के, ठीक है। 52 CGI हैं, वो याद रखना, ठीक है। बहुत बन गए भाई, इतने प्रेसिडेंट नहीं बन रखे अभी तक, है ना, ठीक है। फिर बात करते हैं हाई कोर्ट का, आर्टिकल 214, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा बताया था, आर्टिकल 124, ठीक है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, और आर्टिकल हाई कोर्ट का कौन सा, 214, ठीक है। वही 25, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, 25 है भारत में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, शपथ ग्रहण को गवर्नर दिलाता है इनको, ठीक है। स्टेट का गवर्नर इनको शपथ ग्रहण दिलाता है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ऑथ और अपॉइंटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछना है, ठीक है। कौन बन सकता है, रिमूव, अच्छा रिमूव कैसे कर सकते हैं, वही मिसबिहेव पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और कितना 22 साल 62 साल, ठीक है। 62 साल का रिटायरमेंट एज होता है, क्योंकि 62 साल के बाद ही वो ना हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। उसमें 65 ईयर्स होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन होना चाहिए, इंडिया साल का, भारत का सिटीजन होना चाहिए, 10 साल के लिए वकालत की होनी चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर 10 साल का उसे जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए भारत के किसी भी जगह पे, ठीक है। ये रहे हाई कोर्ट, इसमें से 2-3 हाई कोर्ट है। पहले बात करते हैं BMC के, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, BMC, इनको ज़्यादातर BMC के नाम से रेफर करता है, ठीक है। तो ये बने थे 1962 में, कब बने थे, 1962 में। और उसके बाद बनता है इलाहाबाद हाई कोर्ट 1966 में, ठीक है। ये याद रखना, बाकी सब इंपॉर्टेंट तो उतने है नहीं, बाकी ये चीज़ याद रख लो कि उनकी बेंच कौन कौन सी है, ठीक है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई इसकी प्रिंसिपल बेंच है, इसकी डिवीजन बेंच क्या है मदुरई में, और इसकी जुरिडिक्शन कौन कौन सी टेरिटरी में है, तमिलनाडु में और पौंडीचेरी में, ठीक है। तमिलनाडु के साइड में पौंडीचेरी है ना, मैप के अनुसार देखो अगर, तो ये इसको देखता है, ठीक है। ऐसे में बॉम्बे की बात करो तो मुंबई में इसकी डिवीजन बेंच है, नागपुर, पंजिम और औरंगाबाद में, ठीक है। लेकिन इसकी जुरिडिक्शन कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दादर एंड नगर हवेली में है, और दमन एंड द्वीप में है, ठीक है। ऐसे में कोलकाता की बात करता हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना था, 1962 में। ये तीनों 1962 में बना है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1966 का है। कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी, ठीक है, ये इसकी डिवीजन बेंच है। लेकिन वेस्ट बंगाल में और नीचे अंडमान एंड निकोबार इसी के एरिया में आता है, ठीक है। ऐसे में इलाहाबाद की बात करो, इलाहाबाद में, लखनऊ में इसकी बेंच है, उत्तर प्रदेश की जुडिक्शन है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो एक जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, श्रीनगर में और जम्मू में इसकी प्रिंसिपल बेंच है, और जम्मू और लद्दाख दोनों के कोर्ट उसको देखता हो। ऐसी जो मैं बात करूँ कुछ और कोर्ट की बात करूँ तो MMT 2014 में बने थे। कौन कौन से बने थे MMT में बात करो, ये रहा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, MMT ये 2013 में बने थे, ठीक है। कब बने थे, 2013 में बने थे, ठीक है। ये रहा आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती, ये लेटेस्ट है, ये भी मेरे ख्याल से 2013 में बनता है शायद, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 2013 में बनता है। उसके बाद उत्तराखंड का हाई कोर्ट सन 2000 में बनता है, ठीक है।
सिर्फ ये याद रख लो कि कौन सा कोर्ट की बेंच कहाँ पर है। एडिशनल बेंच जैसे जैसे राजस्थान हाई कोर्ट की एडिशनल बेंच है ना, एक जोधपुर में प्रिंसिपल बेंच है और इसकी बेंच जयपुर में बैठती है राजस्थान में, ठीक है। ऐसी गुवाहाटी का हाई कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1966 में बनता है गुवाहाटी का हाई कोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी में है, आइजोल, ईटानगर, कोहिमा में, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब देख लो। 7 सिस्टर में हर जगह यही देखता है, लेकिन बाद में जो है ना मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2013 में ये बने थे, बाकी सब जो है गुवाहाटी का हाईकोर्ट देखता है। फिर बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। टेन्योर कब तक, जब तक 5 साल होता है मैक्सिमम, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहे, मतलब, ठीक है। ओथ शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस दिलाता है हाई कोर्ट का या फिर सीनियर जजेस, ठीक है। किसकी, गवर्नर टेक्स ओथ बिफोर चीफ जस्टिस, इसके बगल में ये हाई कोर्ट, मतलब इसके इसके रिकमेंडेशन पे। एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए और 35 साल का बुढ़ा होना चाहिए वो। बात करते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव की, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेचर, स्टेट के लेजिस्लेचर में वही गवर्नर होता है, जैसा कि मैंने पार्लियामेंट की बात की ना, और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और लेजिस्लेटिव ये रही काउंसिल, ये असेंबली है, असेंबली को विधानसभा बोलते हैं, ये विधानसभा होता है, और ये विधानसभा और विधान भवन, ठीक है। क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा होती है, ठीक है। इसका नाम कुछ और है हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ ना बहुत ही कम स्टेट में है, इसका शॉर्टपुट है टीबी जुखाम, ठीक है, JQUM, ठीक है, जुकाम, टीबी जुखाम, JUKAM, ठीक है। तो ये टी में होता है टीबी, ये रही तेलंगाना में है, बिहार में है, यू मैंने उत्तर प्रदेश में है, झारखंड, ये जे हटा दो, जम्मू कश्मीर में था पहले, महाराष्ट्र में है, और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। टीबी जुखाम, ये इसका शॉर्टकट फॉर्म है। कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह है, ठीक है। गवर्नर तो हर जगह ही है, ठीक है। ये रहा लेजिस्लेटिव असेंबली, सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 साल का होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली जो शॉर्टेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो सिर्फ वो है सिक्किम में, जहाँ पर ना 32 है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से देखो तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 40 होना चाहिए, लेकिन सिक्किम में कितना है, 32 है, ठीक है। जिसके पास मैक्सिमम है 403, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए, 500 होना चाहिए, और मिनिमम 60 होनी चाहिए। मैं 40 की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 60 होनी चाहिए, मिनिमम 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है, सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम में 40 है, तभी बोलो मैं 40 मैंने देखा तो था, ठीक है। गोवा और मिजोरम में 40 है, मिनिमम 60 होनी चाहिए, लेकिन 32 सिक्किम में है, ठीक है। मेंबरशिप की बात करूं, 60 कंज्यूकेटिव डे विदाउट परमिशन, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग द पीरियड फॉर विच हाउस इज प्रोग्राम अर्जेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिर्फ यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मतलब कमी, और तेलंगाना में, ठीक है। 6 साल का टेन्योर होता है, जैसे जैसे राज्यसभा होता है, ठीक है। और 30 साल होने चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, परमानेंट हाउस बोलते हैं इसको, अपर हाउस, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75। ये रहा कौन कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, के मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मिनिमम सीट है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, है मिनिमम सीट है 40, और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी है, 60 है, ठीक है। मतलब विधानसभा में 60 होनी चाहिए, और विधानसभा और विधान परिषद, याद आया इसका नाम है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद में 40 होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, ठीक है। ये याद रखना कि कौन से स्टेट में कितना है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे इसको स्टार्ट किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी को, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है टोटल, 29 सब्जेक्ट है, 3 लेवल की गवर्नमेंट है, 3 टायर गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करूँ तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल 1993 को बना था ये, तब से ये फोर्स में आया था, ठीक है। पहला जो था वो जवाहरलाल नेहरू था, जिसने राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया था, नागपुर, 2 अक्टूबर 1949 को नागपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था, किसको, पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भारत में बात करूं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भारत में फादर किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, और स्टेट लिस्ट में
ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जिक्र है किसमें, स्टेट लिस्ट में। दो तरह की लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब सेंटर मतलब यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन तो ये किसके अंडर में आता है, सब्जेक्ट में आता है, स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1949 को नागपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसको सबसे पहले शुरुआत की थी, ठीक है। कब किसकी रिकमेंडेशन में बना था, बलवंत राय मेहता की कमेटी में, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल 1993 को फोर्स में आया था, ठीक है। अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात करूँ तो ये इसमें 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने सब्जेक्ट किसमें है, ठीक है। इसमें 18 सब्जेक्ट है। वो 73rd था, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, और इसको 1 जून 1993 में लाते हैं, ठीक है। ये कब आता है, 23 अप्रैल 1993 में, ये 1 जून 1993, ठीक है। 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। 3 लेवल गवर्नमेंट होती है ये भी। फिर मैं अगर बात करूँ तो पंचायत की, पंचायत राज कमेटी, तो सबसे पहले जो कमेटी बनती है वो बनती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है। ये याद रखना, ये सिक्वेंस में चलेगा, ऐसे में, अब कैसे में चलेगा, ऐसे में चलेगा सिक्वेंस में, ठीक है, याद रखना। क्या क्या इसने क्या रिकमेंडेशन किया था, इसने बोला था ग्राम पंचायत बनाओ विलेज लेवल में, पंचायत समिति बनाओ ब्लॉक लेवल में, और जिला परिषद बनाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट का आइडिया दिया था बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। उसके बाद आता है अशोक मेहता कमेटी। तो इन्होंने बोला ये सब तो होनी चाहिए, लेकिन और जो उन्होंने मेजर सजेशन दिया था ना, उन्होंने बोला इसको 2 टायर बना दो, ठीक है। पंचायत राज सिस्टम को क्या बना दो, बलवंत राय ने बोला 3 टायर का, और अशोक मेहता बोलते हैं 2 टायर को, कि इसको बोलो ब्लॉक में बनाओ और डिस्ट्रिक्ट बनाओ, मतलब विलेज को क्या कर दो, खत्म कर दो मतलब। लेकिन उसके बाद आता है एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी नहीं, जीबी केशव कमेटी, ठीक है। 1985 में आता है जीबी केशव कमेटी, याद रखना है। 57 में आ गया बलवंत राय मेहता कमेटी, 77 में आ गया अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद आता है जीबी केशव कमेटी, ठीक है। ये कमेटी पूछते हैं 1985 में, ठीक है। उसके बाद आता है एलएम सिंघवी कमेटी, लक्ष्मी मॉल सिंघवी कमेटी, ठीक है। क्या बोलता है, इसने बोलता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, पंचायती राज सिस्टम को और म्यूनिसिपालिटी को क्या करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। ये आता है, ठीक है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था ना 1993 में, तो इसने रिकमेंडेशन किया था, किसने किया था, एलएम सिंघवी ने रिकमेंडेशन किया था कि इन सब चीजों को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी देना था। फिर पीके ठंगन कमेटी आती है 1988 में, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है सिर्फ, ये कमेटी कब आई थी, पीके ठंगन कमेटी, ठीक है। उसके बाद करते हैं फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में हमारे फाइनेंस कमीशन आता है, ठीक है। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है हर 5 साल के लिए, ठीक है। नो ऑब्लिगेशन टू एग्री विद रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है ये। एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। आर्टिकल 281 में बात करते हैं, आर्टिकल 281 रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, टैक्सेस बिटवीन यूनियन और स्टेट, ठीक है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स का बंटवारा कैसे हो, ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और किस किस स्टेट को कितना ग्रांट देना है, मतलब जितने ये सहायता देते हैं ना, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कितना, ठीक है। तो मैं बात करूँ पहले फाइनेंस कमीशन केसी नियोगी 1951 में, अगले साल ये रिपोर्ट सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने 5 साल के लिए ये रिपोर्ट सबमिट करी थी 1952 से लेकर 1957 तक, ठीक है। दूसरी है के संथनन 56 में, ए के चंद्रा 1960 में, ठीक है। सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले याद कर लो, दूसरी याद कर लो, तीसरी याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जो लेटेस्ट चल रही है अभी, ठीक है। उसके बाद छठी याद कर लो, अरविंद पनगरिया 2023 में, इसने 2023 में बना था, और 2026 से लेकर 31 तक, इतने सालों के लिए फाइनेंस कमीशन जो है ना कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। इससे पहले था एनके सिंह, याद रखना, 2017 से लेकर 2019 तक को इसने दिया था, 2021 से लेकर 2026 तक। ये साल के लिए उसने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि इतने सालों में ये सब होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन जो था वाई बी रेड्डी, याद रख लो, 15वां था एनके सिंह, और 16वां था अरविंद पनगरिया, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, 324 में आता है जी। राइट टू वोट क्या है, लीगल राइट्स कर दिया। पहले ये राइट टू वोट क्या था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन उन्होंने इसको क्या करते हैं, लीगल राइट बना दिया राइट टू वोट को, ठीक है। कौन से आर्टिकल में बना, ये देखो ये रहा, वोटिंग एज को ना 21 साल से लेकर 18 साल रिड्यूस कर दिया। कौन से अमेंडमेंट में, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, ठीक है। कौन सा, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, ये लिख तो रखा है यहाँ पर, ठीक है। कितने साल के लिए बनते हैं, 6 साल या फिर 65 साल। कौन, इलेक्शन कमिश्नर जो बनता है, ठीक है। क्या क्या कब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है।
कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, ये उसका फंक्शन के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट कराना है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा के मेंबर का, राज्यसभा के मेंबर का, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये स्टेट में है, ठीक है। लेकिन स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट का जो वो होता है ना, किसके? पंचायत के इलेक्शन होता है। जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, SEC, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? BS रामा देवी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन है? BS रामा देवी, ठीक है। इनके सैलरी अलाउंस जज के बराबर होती है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के जितनी सैलरी होती है उतनी होती है। और सैलरी कहाँ से लेते हैं? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 268 में। फिर बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 352 में, फिर 356 में प्रेसिडेंट रूल, इसे फाइनेंस और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होते हैं 360 में, 356 में प्रेसिडेंट रूल होता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। और ये इमरजेंसी लगती है। और नेशनल इमरजेंसी 352 में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कब कब लग सकती है? यदि युद्ध हो रहा होगा, या किसी ने हम पे आक्रमण कर लिया होगा, या फिर 44th अमेंडमेंट, इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ आ गया, मतलब जैसे किसी ने विद्रोह कर लिया, मतलब सेना ने हमारे ऊपर विद्रोह कर लिया, मतलब जैसे कि ऐसे भी, तब भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। और कब हुआ था ये? एक ही बार हुआ है अभी तक, नहीं 3 बार हुआ है, टोटल तीन बार हो गए नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध, 1971 और 1975 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है। तो ये 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है। कब कब लगती है? वार के टाइम पे, कोई हम पे आक्रमण कर ले, या फिर कोई अंदरूनी विद्रोह हो जाए, ठीक है। ये रहा इमरजेंसी से प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? 2 महीने के लिए लगता है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, तभी ये लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी क्या बोला? 1 महीने के लिए लगेगी, दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी लग सकती है, ठीक है। ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता, ठीक है। ये रहे फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, ठीक है। क्या किया इन्होंने? लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट कर लिया इन्होंने। पहले ये फंडामेंटल राइट से इन्होंने इसको लीगल राइट्स में डाल दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, सिंधी को ऐड कर दिया, 15 लैंग्वेज हो गए 8 शेड्यूल में, ठीक है। सिंधी को ऐड कर दिया, ठीक है। अभी टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उस टाइम 15 थी, मतलब 15th लैंग्वेज को ऐड कर दिया सिंधी में, ठीक है। उसके बाद और भी ऐड करते हैं, वो अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है, ठीक है। ठीक है, ये है। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरी माता जी का फ़ोन आ गया था, फ़ोन उठाना पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ आपकी इसके लिए, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 42, ठीक है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब छोटा संविधान ही बोलता है किसको? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्योंकि ना हमने बहुत सारे संविधान को जो ना अमेंडमेंट किया था इसमें, ठीक है। तो पहली चीज़ जो थी, हमने प्रीएम्बल में ऐड किया सोशलिस्ट, सेक्युलर, फ्रेटर्निटी वर्ड को, ये तीनों वर्ड को हमने प्रीएम्बल में ऐड किया। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 में, ठीक है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, जो हमने रसिया से ले रखी है। DPSP को ऐड किया हमने, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, ठीक है। वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, आर्टिकल 43A। प्रेसिडेंट टू बाउंड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये भी हमने एक्सेप्ट किया, वरना पहले प्रेसिडेंट जब फ्रीली था, मतलब सब कुछ, ठीक है। ये रहा आर्टिकल 48A, प्रोटेक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद जो आता है ना, उसके बाद आता है लोकसभा। हमने जो है ना, लोकसभा का जो है ना कार्यकाल और विधानसभा कार्यकाल 5 साल से लेकर 6 साल बढ़ा देता है, लेकिन इसको हमने फिर क्या करते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं फिर अगले बार। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने इसको फिर डिक्रीज कर दिया, लोकसभा और विधानसभा का जो है ना 6 से लेकर वापस से 5 साल कर दिया। 42 में बढ़ाया और 44 में घटा दिया, ठीक है। 44 कब का है? 1978 का, ठीक है।
इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट यही है। और राइट टू प्रॉपर्टी वाला, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अ लीगल राइट, आर्टिकल 301 ए, ठीक है। आर्टिकल 300 का ए, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 300 ए। ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसको लीगल राइट बना दिया। कब बनाया, 44 अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। उसके बाद 52 में 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है। 61 मैंने बताया था 21 साल से लेकर 18 साल लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग देने की जो एज थी ना, 21 साल से 18 साल कर दी, ठीक है। कब कब की, 61 अमेंडमेंट एक्ट में 1988 में, ठीक है। 69 में दिल्ली को बनाया यूनाइटेड कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 71 तो छोड़ो, 86 याद रखो 2002 में, ठीक है। आर्टिकल 21 में एजेड फंडामेंटल राइट ऐड कर दिया, ठीक है। क्या 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 था इसमें, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है ना मुफ्त शिक्षा देनी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना हो। ये किसकी प्रॉपर्टी, ये किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। ये स्टेट के वो है, स्टेट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं 89 की, SC ST के लिए रूल्स बनाया 338 आर्टिकल में, ठीक है। 91, ये रहा 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जो मैं ऊपर बात कर रहा था, ठीक है। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए और मिनिमम 12 होना चाहिए, ठीक है। याद रख लो, क्योंकि वरना क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हम कितने भी बना सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर को कुछ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसलिए जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा, संविधान ने सोचा कि उनको एक फिक्स नंबर होना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कि मैक्सिमम जो है 51 रखो और मिनिमम 12 रखो, ठीक है। और 12 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब तो हर एक स्टेट में तुमने देखा होगा कि ये 12 मिनिमम नंबर होते हैं और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 15% हो सकता है टोटल नंबर का, ठीक है। वही 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैंने बोला ना 8 शेड्यूल में पहले 15 भाषाएं थी, अब 22 हो गई, ठीक है। 8 शेड्यूल में बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली ये सबको ऐड किया। कब, 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना एक संवैधानिक दर्जा दे गया, कब, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंडिया और बांग्लादेश कुछ है नहीं, ठीक है। यार याद इंपॉर्टेंट याद रखना, GST लाया जब 101 में 2016 में, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ, ये है देखो, OBC को संवैधानिक दर्जा दिया है, कब, 102 में 2018 में, ठीक है। 10% रिजर्वेशन EWS वालों के लिए 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया उन्होंने, ठीक है। और SC ST की रिजर्वेशन सीट लोकसभा और राज्यसभा में 10 साल के लिए बढ़ा दी, 2030 तक कर दी। ये कब किया, 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, ठीक है। जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है ना, 106 अमेंडमेंट हुआ है 2023 में। 101/3 सीट जो है वुमेन के लिए लोकसभा में फिक्स कर दी SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट थे। उसके बाद ये रहा, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कौन क्या है कैसे है, ठीक है। ये उसकी लिस्ट है। अभी जो करंट जो कौन कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी हैं, राजनाथ सिंह मिनिस्टर है, डिफेंस के हैं, होम मिनिस्टर और कॉरपोरेशन के अमित शाह हैं, ठीक है। नितिन गडकरी हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, प्रकाश JP नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड फर्टिलाइजर है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान CHAUHAN होगा भाई, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण हमारी ताई जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर दोनों संभालती है। सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। मनोहर लाल मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हाउसिंग अर्बन अफेयर, ठीक है। ये कुछ आप तो है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बकवासी है। स्टेट गवर्नमेंट किया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत उसमें उत्तर प्रदेश का दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या किया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो कौन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो इलेक्शन कमीशन में तुम्हें उसको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, कौन से एक्ट के अंदर होता है, वो होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी थी, कब, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1955 में, ठीक है। टोटल मतलब पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का भी अभी कितनी है, 6 है। और राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में नहीं, राज्य में, स्टेट में कितनी है, 58 है, ठीक है। याद रखना, सिर्फ 6 ही नेशनल पार्टी है अभी। नेशनल पार्टी कितनी है, सिर्फ 6 है, ठीक है। तो ये 6 नेशनल पार्टी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी, झाड़ू इनका सिंबल है, 26 नवंबर 1952 2002 को बनी थी, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। फिर बहुजन समाज पार्टी
एलिफेंट है इसका सिंबल, 14 अप्रैल 1984 को बने थे, कांसी राम जी ने बनाई थी, इनका फाउंडर है। फिर भारतीय जनता पार्टी किसने बनाया था, कोमल, कमल, कमल अच्छा इसका ये लोटस, कमल इनका चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का। 6 अप्रैल 1980 को बनाई थी, किसने बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने, ठीक है। फिर बात करते हैं सीएम, सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका हैमर है, तुमने देखा होगा, ये तेलंगाना में नहीं, केरल में और तमिलनाडु में ये दोनों पार्टी फेमस है, ठीक है। हैमर और स्टार, ठीक है, 7 नवंबर 1964 को बनी थी ये, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हाथ 1885 में बनी थी, किसने बनाई थी, ए ओ होमी ने बनाई थी, किसने, ए ओ होमी ने, ठीक है। फिर बात करते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, इनका इसका बुक सिंबल भी बुक है, किताब है, ठीक है। कभी देखी तो नहीं है किताब पार्टी अभी तक। 6 जनवरी 2013 को बनी थी और पी ए संगमा बनाई थी, ठीक है, पी ए संगमा ने बनाई थी, ठीक है। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ स्टेट पार्टी है, ये तो 58 स्टेट पार्टी है, ठीक है, इनको देखने की जरूरत है नहीं कि कौन कौन सी स्टेट पार्टी है, ठीक है। ये ज्योग्राफी शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, ये हमने कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई होगी तो मैं इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी के मैराथन को शुरुआत करूंगा। इसमें पूरा स्टैटिक जीके होगा, जैसे कि ऊपर था ना, एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, ठीक है। वो सब चीज़ें हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी और ऐसी हम हिस्ट्री की डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइज, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो।